Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we had studied about the elasticity of demand. ठीक है? So before we proceed to the next topic, let me ask you a few questions. Okay, ji, tell me how can we define elasticity of demand? A proportionate change in the quantity demanded with respect to a proportionate change in price of that product. Okay, what do we mean by proportionate change? Small change, sir. 1% or 2%, something. परसेंट चेंज. ठीक है. Okay. There are various types of elasticity of demand. उसके कुछ types हैं. Do you remember the types? Yes, sir. कौन कौन से हैं? Sir, first a change in price equal to change in quantity demanded. सही A है. unit elastic demand, then a less elastic demand, more elastic demand, perfect a perfect elastic demand or perfect inelastic. ठीक है. यूनिटरी के बारे में तो थोड़ी बहुत डिस्कशन हो चुकी थी. सो लिहाजा आप स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन दैट इज़ द मोर इलास्टिक डिमांड. एनीबॉडी जिसको कोई पिछले लेक्चर में कोई चीज़ समझ में ना आई हो, सो बिफोर वी प्रोसीड टू दी टाइप्स वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी मसला हो पिछले लेक्चर में. एनीबॉडी? हेलो सर. ओके, चलें ठीक है, फिर शुरू करते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन, और जब आपको स्क्रीन नज़र आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा. यस सर, शो हो रही है. ठीक Yes, है. sir. ओके. Yes, sir. अच्छा, देखिए, देर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज. ठीक है, 5 किस्में हैं. एंड these types are actually based on the amount of change that is occurring in the quantity demanded. So price elasticity of demand भी कहा जाता है because the changes in quantity demand is actually caused by change in the price of a good. So first इसमें हमारे पास था इलास्टिक, और यूनिट इलास्टिक हम पिछले क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि when a change in when a change in quantity demand is exactly equal to a change in the price of a good. मैंने ये पिछले क्लास में भी बताया था कि it is very rare to observe this type of phenomena, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी जो रेशो ऑफ चेंज आ रही होती है प्राइसेस में, तो चेंज इन क्वांटिटी भी बिल्कुल उसी रेशो से आए. बट एनी हाउ, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इट इज़ अ बेंचमार्क. हम इसको अपनी एक बेंचमार्क के
सूरत में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ऑल अदर टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज़ जो हैं वो हमने फिर इसके साथ कंपेयर करना होगी। तो जितनी डेविएशन हमारी आती है यूनिट से, तो दैट विल डिफाइन अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमने 4 टाइप्स हमने इसको जिक्र भी किया। तो बहरहाल इसमें जो हमारे पास जो फार्मूला है, that will be I'm using D for delta. Delta means change, आप उसको डिफरेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। जब उसको हम फार्मूले से करते हैं फिर उसको डिफरेंशियल लेते हैं इसके। ज्योमेट्रिकली हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं फॉर द टाइम बिंग। मैं इसको डी यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो डी वाई डिवाइडेड बाई डी पी, ठीक है। ये हमारे पास, और डॉट पी टाइम्स क्यू, और क्यू, क्यू। नो, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, formula of elasticity. Now if this equals to 1, अगर हमारे पास इसका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों का जो रेशो है, यानी इनकम और प्राइस का में जो चेंज का, और फिर ओरिजिनल प्राइसेस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी के जो रेशोज हैं, दे आर एग्जैक्टली इक्वल। अब इसको डायग्रामेटिकली हम जब इसको स्टडी करते हैं तो इट विल बी लाइक, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नाउ ये हमारे पास जो इलास्टिसिटी है दैट इज ऑफ डिमांड। सो हमारे पास वही डिमांड कब बनेगी, यहाँ पर इसका है क्वांटिटी एंड डिमांडेड, एंड ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी द वाई एक्सिस वी हैव प्राइस, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसको लेकर जाऊँ, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 4 एंड दिस इज 2, this is 1, this is 2, ठीक है। देखिए अब एक पॉइंट हमारे पास ये है, नाउ व्हेन आई जॉइन दिस टू लाइंस आई गेट अ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में यहाँ का जो डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकली, और जो डिस्टेंस इसका यहाँ का है, इट मस्ट बी इक्वल, इट मस्ट बी इक्वल। अब नाउ यहाँ पर अगर कोई कहे कि जी यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, सो हाउ कैन वी से दैट देयर इज एन इक्वल चेंज। सो इसका आंसर ये है कि व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द रेशोज एंड प्रोपोर्शंस, हमने जब रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं, हम जब रेशो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्राइसेस जो हैं और जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्राइसेस जो हैं उनको हम रुपीज़ में मेजर करते हैं, और जो आपकी क्वांटिटी है उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो कुछ और है। लिहाजा यू कैन नॉट से दैट प्राइसेस जो हैं उसमें 2 का डिफरेंस है और आपकी जो क्वांटिटी है उसमें 1 का है, बिकॉज अगर प्रोपोर्शन को देखा जाए तो यहाँ पर प्राइसेस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट डबल, और अगर आप क्वांटिटी के प्रोपोर्शन को देखें तो अगेन इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 100% चेंज है और यहाँ पर भी 100% चेंज है। लिहाजा दोनों की जो प्रोपोर्शनल है दैट रिजल्ट इन द सेम वैल्यू, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको हम ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज एन आइडियल सिचुएशन दैट इज यूज्ड जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? No, ओके, प्लीज़ ये क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें। बीच में ये वो आ जाते हैं ना, रिक्वेस्ट आ जाती है एक्सेप्टेंस की, तो वो फिर वो उससे सिस्टम हैंग सा हो जाता है।
No, I'm accepting the person, but system. Okay. Now come to the second one. दूसरे की तरफ अब आते हैं. The second one is the more elastic demand. ठीक है जी, it is a more elastic demand. Point number 2. This is more elastic. Demand. सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. Demand is said to be more elastic if demand is said to be more elastic if the percent change in the quantity demanded is more than the percent change in the price of that good. ठीक है. अब अगर परसेंट चेंज क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो as compared to the percent change in the price, so this type of elasticity is called more elastic demand. For example, yeah, mathematically it can be given as मैं इसको हाथ से लिख लेता हूँ ताकि नोटेशन जो है अक्सर सही नहीं लिखे जाते. सो अगेन eta for elasticity, that is E for elasticity. ठीक है, that is equal to change in quantity, change in price, P over Q, and if that is more than 1, अगर ये more than 1 हो, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि क्वांटिटी की चेंज जो है वो प्राइस से ज़्यादा है. सो इफ़ आई कंसिडर ओनली दिस पार्ट, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करूं तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी is greater than 1 and or we can say that delta q जो है that is greater than delta p, इसीलिए जो है जवाब 1 से ग्रेटर आ रहा है. So elasticity is greater than 1. Now elasticity is greater than 1 तो आ गया. अब मतलब इसका ये है कि अगर हम डेल्टा क्यू करते हैं and that comes out to be 4 and डेल्टा पी जो है वो 2 के बराबर है. So 2 इसकी वैल्यू है and that is greater than 1. So elasticity is more. Now इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? बट बिफोर गोइंग टू दैट हम सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि हाउ डिमांड कर्व लुक लाइक इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. ठीक है जी, तो वो इस तरह होगा. मैं इसको एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ. ये आपने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया. दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज पी. ठीक है जी. अब देखें, लेट्स मैं एक फ्री हैंड डायग्राम बनाता हूँ. और फ्री हैंड डायग्राम का मतलब है कि व्हेन यू प्लॉट डायग्राम
बिफोर एनी टेकिंग एनी डेटा। लेकिन उसकी जो लुक लाइक है वो ये है कि आपकी जो डिमांड कब होगी, दैट विल बी अ फ्लैट कर्व। ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट कर्व होगा। नाउ प्लीज़ ये अपने माइक वगैरह फिलहाल बंद कर दें, इट इज़ योर क्लास। ओके, नाउ इफ आई कंसिडर 2 पॉइंट्स, सो यहाँ पर जो डिफरेंस है और जो डिफरेंस आपका यहाँ के दरमियान है, सो द डिस्टेंस between the points on x-axis is more. This is more and this is less. So आपके पास जो information है वो ये है कि when there is a small change between prices, there is a very significant or remarkable change in the quantity demanded. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज़ कि जिसमें अगर आप उसकी प्राइसेस में मामूली सी भी चेंज महसूस करें या उसमें थोड़ी सी भी चेंज आती है, तो उसके डिमांड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाती है। एंड दीज आर द लग्जरी गुड्स, और वी कैन से दैट दीज आर दोज प्रोडक्ट जिसको आप बहुत लाइक करते हैं एंड यू आर वेटिंग कि कब इसकी प्राइसेस में जो है वो मामूली सी चेंज आएगी एंड वी विल परचेज इट मोर। ठीक है, और अब यहाँ पर एक इम्प्लीकेशन है, मार्केट एप्लीकेशन इसकी क्या है, implications, how these concepts of elasticity are used in the market assessment। अब आप फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मार्केट है जिसमें आप लोग ये महसूस करते हैं कि अ टाइप ऑफ कस्टमर है जो कि थोड़ी सी चेंज के लिए एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में चेंज लेकर आता है, एंड दिस फंक्शन विल बी वर्किंग इन वाइस वर्सा एज वेल। आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आपकी प्राइस बढ़ने से, अगर आप लेट्स सपोज अगर प्राइस बढ़ने से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में कमी होती है, तो ये भी हो सकता है कि प्राइस की मामूली सी कमी से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज इंक्रीज भी आ सकता है। नाउ दिस इज़ अ मैकेनिज्म जिसको आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं वाइल डिटरमिनिंग द मार्केट प्राइसेस। किस तरह कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, तो सबसे पहले ही विल बी सर्चिंग फॉर अ मार्केट। वो मार्केट सर्वे करता है एंड ही रियलाइजेस कि पीपल जो है वहाँ पर कौन से हैं, वहाँ पर मिडिल है, उन्होंने उसे सर्वे किया और उसको पता चला कि आर सैलरीड पीपल, ठीक है, और उसने एक ये चीज़ की कि दे आर प्राइस कॉन्शियस, प्राइस कॉन्शियस, और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि दे quickly react towards price changes। They quickly react toward price changes। For example, अगर price बढ़ती है तो they will reduce their expenditure, and if price increases they will, if price reduces they will increase their expenditure, and if price increases they will reduce the expenditures। So जो seller है वो जो कि market में नया अभी enter होने लगा है, what he will be doing, he will be, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो उसकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि उसकी प्राइस लेवल क्या हो। एनीबडी? स्टूडेंट्स?
सर प्राइस लेवल यही होना चाहिए कि भी मतलब एक मीडियम सी प्राइस होनी चाहिए कि भी कस्टमर ज़्यादा हैं को ज़्यादा बाय कर सके उसके प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी ये है कि he will keep the price level little bit below the equilibrium price. देखें, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, हमने इसको भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। इक्विलिब्रियम प्राइस हम वो उस प्राइस को कहेंगे जो कि मार्केट में प्रीवेल कर रही है। अब उसकी स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस वो होगी सर कि जी जी सर अगर इक्विलिब्रियम प्राइस पे रख के भी अगर वो साथ में सर ये डिस्काउंट वगैरह की स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जो 20% डिस्काउंट, तो फिर भी तो सर इम्पैक्ट ओके तो होगा मार्केट। ठीक है। नाउ उसने इक्विलिब्रियम प्राइस रखा एंड उसने साथ में डिस्काउंट रखा, तो क्या ये डिस्काउंट प्राइसेस का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्राइस को कम रख रहा है? सर इक्विलिब्रियम से फिर भी नीचे ही होंगी प्राइस। वही मैं कह रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल सर आपने एक सेकंड में सुने ना। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम प्राइस इज 10 पर यूनिट, ठीक है। 10 रुपए पर यूनिट जो है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस ये है कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज आर इक्वल और बाकी सारे लोग जो हैं वो 10 रुपीज़ पर यूनिट ही चार्ज कर रहे हैं। आपने क्या किया कि आपने उसके साथ थोड़ा सा डिस्काउंट रख दिया, 10% ऑफ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स को? यस सर वो तो है, बट सर क्वालिटी का भी तो फर्क है सर, मतलब अगर वी आर इक्विलिब्रियम। नॉट वी आर नॉट डिस्कसिंग क्वालिटी। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा हुआ है, देखें जरा यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि दे आर एक्चुअली प्राइस कॉन्शियस। वो यस क्वालिटी सर। कॉन्शियस नहीं है, वो प्राइस कॉन्शियस है। अभी हम वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी। देखें, क्वालिटी एंड प्राइसेस जो है ना वो साइड बाय साइड नहीं चल सकती इक्वल। क्योंकि जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्राइस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है जब आप क्वालिटी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ख़राब चीज़ बेच रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि मैं भी इनडायरेक्टली वही बात कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में रुपीज़ 10 रुपीज़ चार्ज हो रही है, ठीक है। आपने किया क्या, आपने उस पर डिस्काउंट दे दिया, आपने कोई गिफ्ट साथ में लगा दिया, आपने कुछ भी किया, लेकिन ये सारी बातें जो हैं इसका मतलब यही है कि यू आर चार्जिंग अ प्राइस दैट इज लिटिल बिट लेस एज कम्पेयर टू द इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गिफ्ट भी दे रहे हैं तो जाहिर बात है उसकी भी तो कीमत है, लेकिन आप फ्री दे रहे हैं तो उसकी माइनस कर दें उसकी प्राइस से। या अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट यानी आप काउंटिंग में उसको कमी कर रहे हैं, अगेन वही प्राइस डिक्रीज हो गई। मैं इस चीज़ को जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग द डिस्काउंट्स एंड वो जो प्रमोशंस लगती हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर आप डिस्काउंट देते हैं या आप कोई गिफ्ट देते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, इट मीन्स दैट योर प्राइस इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि मार्केट में चार्ज हो रही है। लेकिन अब उसकी शेप क्या है कि आप या तो उसके साथ कोई गिफ्ट लगा रहे हो या फिर आप उसके पे कोई परसेंट जो है वो ऑफ दे रहे हैं, ठीक सर है। क्वेश्चन है जी जी सर, जिस तरह अभी सर पिज्जाज पे ये आता है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो सर वो तो दो पिज्जाज की प्राइस को ही ये मर्ज अप करके एक प्राइस रखते हैं, उस पे ये बोल देते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। सर ओके। वो तो हाँ जी जी बोले, जी जी बोले। तो सर वो तो फिर इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही रख के सर उसको बेच रहे हैं ना, वो तो उन्होंने मैं बस दिखावे के लिए ठीक है, किया देखें, सर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर हम जब मार्केट स्टडी करते हैं तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि प्रोड्यूसर की इंटेंशंस क्या है। अगर हम प्रोड्यूसर को डिफाइन करते हैं ना तो प्रोड्यूसर वो बंदा है जो कि प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है। किस चीज़ के लिए करता है?
प्रॉफिट के लिए, ठीक है। कभी भी जो सेलर है वो अपना नुकसान नहीं करता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन स्पेसिफिक कंडीशंस, क्योंकि कंडीशंस तो बहुत सारे होती है ना। कंडीशन को साइड पर रख के आप जनरली हम जब बात करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है सेलर का या प्रोड्यूसर का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है जी, आपने प्रॉफिट के लिए किया। नाउ जब हमने पिज़्ज़ास की बात की, आपका क्या ख्याल है कि जब वो एक की प्राइस में दो सेल करता है, डू यू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन पिज़्ज़ा और टू? क्या एक पिज़्ज़ा या दो की जो प्रोडक्शन कर रहा है, क्या उसको आपको उसकी कॉस्ट का पता है? नो, नो सर। नो। जब आपको उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं पता तो हाउ वी कैन से दैट ही इज giving us discount or he is earning a normal profit or he is earning an equilibrium price? जब तक आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं पता होता, उस पॉइंट तक हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। मैं ये बात लास्ट में करने लगा था, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो प्रमोशंस लगती है, आपको पता है कि जब एक सीज़न ऑफ जा रहा होता है या जब चला जा रहा, मतलब जिस तरह आजकल सर्दियाँ इन हो रही हैं और गर्मियाँ जो है वो जा रही हैं, तो आपने बहुत सारे आउटलेट्स पे देखा होगा कि वो ऑफर्स लगा देते हैं समर की कलेक्शंस के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो। बाय वन गेट वन फ्री का कर लें, डिस्काउंट्स कर लें, आपको गर्मियों की चीज़ें सस्ती मिलेंगी और जो सीज़न आ रहा है उसकी आपको चीज़ें महंगी मिलेगी। डू यू नो द रीज़न? सर डिमांड कम हो जाती है सर। सर डिमांड का ही है। डिमांड भी कम है और उनको पता है कि हमने सीज़न के अंदर, जो सीज़न चल रहा था गर्मियों का, उसके अंदर उन्होंने आपसे मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट कमाया होता है, ठीक है। अब कोई भी सेलर जो है या कोई भी जो प्रोड्यूसर है, उसकी देखें, वो एक प्राइस जब वो चार्ज करता है, वो कभी भी अपनी कॉस्ट से बिलो प्राइस चार्ज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक चीज़ 5 रुपीज़ की उसको पड़ी है, ठीक है, जब उसको 5 रुपीज़ की खुद पड़ी तो उसने मार्केट में उसको 10 का बेचा, ठीक है। अब चूंकि वो ऑफ सीजन आ गया, अब उसको पता है कि ये मुझे 5 रुपीज़ की मिली थी, ठीक है। उसको सेल करने के लिए वो अगर किसी हद तक गिर सकता है प्राइस के लिहाज से, तो वो होगा 5। क्यों? क्योंकि 5 वॉज द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। 5 से नीचे वो किसी सूरत में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका लॉस है। he would be selling it in the next season, but इस ऑफ सीजन में भी वो 5 से नीचे नहीं जाएगा। सेम इज द केस विद पिज्ज़ा एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कुछ और होती है। वो आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी मार्केट प्राइस से लेकर जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर वो प्ले करता है। उसके पास ये प्रॉफिट मार्जिन है। अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के करीब आएगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अब वो सब क्यों करता है? कस्टमर गेन के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए। लेकिन जितना वो अपने मार्केट को कैप्चर करता जाएगा, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली प्राइस वैल्यू से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो बाय वन गेट वन फ्री में भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होती, बिकॉज यू आर एक्चुअली गेटिंग अ प्रोडक्ट एट इट्स ओन कॉस्ट प्राइस। जितने की उसको पड़ी है उतने की वो दे रहा है, यानी यहाँ पर उसका होता है नॉर्मल प्रॉफिट, नो गेन नो लॉस। हाँ, यस सर। आप ये हो सकता है कि अगर आपको पता हो कि इसकी कॉस्ट कितनी है और ये मुझे मिल कितनी की रही है, देन वी कैन एनालाइज दैट आइदर अ पर्सन इज अ वेरी हम्बल पर्सन, वो हमारे साथ अच्छाई करने के लिए काम कर रहा है, या फिर ही इज़ अ ट्रू बिजनेसमैन जो कि सिर्फ अपने उसको प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है ना, सिर्फ हमारी हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लो प्राइस और जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो हमसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो जो जो सेलर होता है उसके पास एक रेंज होती है, मार्केट प्राइस अपर, और जितने की उसको चीज़ पड़ी है यानी कॉस्ट उसको कितनी आई है,
उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, ये उसका प्ले एरिया होता है। आपने देखा होगा जब हम कभी भी किसी मार्केट को विजिट करते हैं तो उसमें आपको मोर और लेस थोड़ी सी डिफरेंसेस मिलती हैं, लेकिन किन मार्केट में, मैं वही डिस्कस करने लगा था कि अब एक बंदा जब अपने आउटलेट खोलता है, इन होता है, ही फर्स्ट सर्च फॉर अ मार्केट एंड ही कम टू नो दैट यहाँ का जो कस्टमर है वो एक मिडिल सैलरी का बंदा है और वो प्राइस कॉन्शियस है, यानी उसने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ का बंदा प्राइस के ऊपर बहुत रिएक्ट करता है। ठीक है, अब वो इस प्राइस को टूल बनाकर अपनी मार्केट को कैप्चर करेगा। मिसाल के तौर पर मार्केट प्राइस इज 10, he will be charging 8 according to the elasticity of demand। इस टाइप ऑफ मार्केट को, जहां पर आपकी लोग जो थोड़े से दरमियाने लेवल के होते हैं, जहां पर लोग बार्गेनिंग करते हैं, जहां पर आपको कंपटीशन मतलब देखने को मिलता है काफ़ी लोगों का, दैट इज टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड इलास्टिक मार्केट। ये इलास्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर जो नया बिजनेसमैन है उसकी ये कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा कम प्राइस चार्ज करें एंड लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो वर्क करेगी, और उसके मामूली से डिक्लाइन इन द प्राइस की वजह से ही विल बी गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स एंड द मार्केट लाइक जो हमारे इर्द गिर्द के मार्केट्स होते हैं, वो तमाम मार्केट जिसमें आप बार्गेनिंग करते हैं, दे आर इलास्टिक, दे आर इलास्टिक। क्यों? प्राइस एक बोली जाती है और दे वो किसी और प्राइस पे रहे होते हैं। अब आपको वो चीज़ 100 की पड़ती है, दूसरे को 90 की पड़ती है, तीसरे को 110 की पड़ती है। नाउ वी आर अनेबल टू असेस द एक्चुअल मार्केट प्राइस। बस उसने अब उसका एक एरिया है जहां पर वो प्ले करता है, तो मैक्सिमम मिनिमम उसके दरमियान जहां पर उसको कस्टमर जो पकड़ने का चांस मिलता है वो उसको उसी प्राइस पर बेच देता है एंड दिस इज द प्रॉफिट एरिया। लेकिन जितना वो ऊपर जाएगा उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, जितना वो नीचे आएगा उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन प्रॉफिट ख़त्म नहीं होगा। ये अल्टीमेट उसका वो होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जब भी आप डिस्काउंट प्राइस स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि 70% ऑफ है, 20% ऑफ है। आप एक ट्राई की बेसिस पर ट्राई करें और आप उनको कहें कि मुझे ज़रा इसकी ओरिजिनल प्राइस का 70% निकाल के मुझे बताएं कि क्या बनता है, मैं आपको देने को तैयार हूँ, अनलेस उसका टैग चेंज ना किया हो। तो फिर अगर 5,000 का जूता है उसका 70% ऑफ करके आप उसको कितना पे करेंगे? ठीक है, तो क्या होता है, दे आर एक्चुअली सेलिंग यू अ प्रोडक्ट मिनिमम एट इट्स ओन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे नीचे आप आपको कोई तवक्को ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो मेडिकल स्टोर में अक्सर कभी कभार ये डिस्काउंट लगाते हैं, तो ज़्यादातर जो मेडिसिन होती हैं सर उस पे तो मेंशन होता है कि भाई इसकी प्राइस ये है कंपनी की तरफ से। देखें, मैं आप अब मेरी बात को आपने शायद गौर से सुना नहीं। प्राइस लगाना एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता होना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। यस सर। वी डोंट नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कस्टमर को पता नहीं होता। कंपनी को क्या है, कंपनी तो कोई एक टैग लगा देती है कि आप इसको सही समझते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जो टैग्स लगे होते हैं आप उसको ट्रू मानते हैं? नो सर, लेकिन ये जो मेडिसिन वाले हैं ये तो टैग तो देखें, मेडिसिन मतलब सर हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द मतलब उसकी कॉस्ट को किसी और कंपनी में जहाँ वो सेल कर रही है उसकी कॉस्ट के साथ कंपेयर कर। इट्स क्वाइट हार्ड। ये तो बात बड़ी जी दूर तक चली जाएगी, ये बहुत मुश्किल है, बात बहुत दूर तक वो हो जाएगी। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि व्हेन यू परचेज एनीथिंग इन बल्क, सो उस पे उसकी प्राइस, और अगर आप उसको इंडिविजुअल पे ख़रीदते हैं उसकी प्राइस में डिफरेंस होता है। इजंट इट? ऐसा ही है।
ये सर ऐसा ही है। यस ओके, एक चीज़ आप, अगर पेरिशेबल गुड्स की हम बात करते हैं, आप सुबह जो प्राइस पे करते हैं अर्ली, और जब आप उसी चीज़ को जब आप शाम में ख़रीदते हैं, उसी चीज़ को आपको दो प्राइसेस देखने को मिलती है, इजंट इट? यस सर, ये भी ट्रू है। ओके, देखें, जो बात आप करेंगे ना उसको थोड़ा सा ज़रा टेक्निकलिटी को देख के करें, ये नहीं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप नहीं लगाएं। आप मुझे बताएं कि जो चीज़ आप सुबह खरीद रहे हैं या जो शाम में खरीद रहे हैं या फिर आप बल्क में खरीदी, आपने इंडिविजुअल खरीदी, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? क्वालिटी को आप इग्नोर करें, यूँ समझ लें कि वही चीज़ जो सुबह मिल रही थी वही आपको शाम में भी वही चीज़ मिल रही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? किन वजूहात की बिना पर आपको दो प्राइसेस मिल रही है मार्केट में? सर अगर सुबह के टाइम पे एक चीज मिल रही है और वो आपको महंगी मिल रही है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो शाम को आपको मतलब उसकी डिमांड कम हो वो जाती है, वो आपकी थोड़ी सी रेट में उसमें कमी हो जाती है। एक्चुअली बात ये है, मैं इसके बाद फिर अपने टॉपिक पे जाऊंगा, क्योंकि बात थोड़ी सी तरह बहुत जनरल चली गई। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है काफ़ी देर से। आपकी जो प्रॉफिट है उसका एक रेंज होता है। whenever you are approaching towards that maximum limit, उसके बाद जो चीज़ें होती हैं आप उसको फिर जल्दी से उसको निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो चुका है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो अचीव, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा है कि जी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 30 रुपीज़ और मैंने इससे 60 कमाने हैं, मैंने इससे 60 कमाना है। अभी मैंने स्क्रीन नहीं करवाई, मैं सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ। जब जब वो 60 कंप्लीट कर लेगा, उसको बकाया चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट जो था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑलरेडी मीट हो चुका है। लेकिन यस सर। जब अर्ली टाइम में जब उसने उस चीज़ को सेल करने की कोशिश की थी, तो ही वॉज स्ट्रगलिंग टू अचीव दैट लिमिट जो इट वॉज 60। जो वो 60 के करीब जाता जाएगा, वो अपने ही वो जो प्रोडक्ट प्राइस है उसमें कमी करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो था वो उसको अचीव कर चुका है। सिमिलरली यही चीज़ जब आपको सीजन्स में देखने को मिलती है, इन सीजन में इट इज़ नॉट लाइक कि जी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड, अगर ऐसे लोग हैं जो कि ऑन सीजन में चीज़ खरीदते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो ऑफ सीजन में शॉपिंग करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन वो खरीदते हैं, वो कहते हैं यार हमने सर्दियों में खरीदना है, वो हमें प्राइस अच्छी मिल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफ सीजन शॉपिंग करते हैं। यू कैन नॉट डिनाई देयर रोल। सो व्हाट हैपन, इट इज जस्ट द गेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जितना जल्दी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, उतनी जल्दी वो आपको डिस्काउंट रेट्स पर चीज देना शुरू करेगा। ठीक है जी, ये है। अब बात जब हम कर रहे थे अबाउट द इलास्टिसिटी, तो इट डिपेंड्स ऑन द परचेजर। ठीक है, ये परचेजर पे डिपेंड करता है कि क्या आपका जो कस्टमर है वो प्राइस कॉन्शियस है। यस, माय कस्टमर इज प्राइस कॉन्शियस। if my customer is price conscious and they quickly react to the price changes, so हम क्या करते हैं, being a seller, in order to capture the market, क्या होता है कि प्राइस लेवल को थोड़ा सा कम रखने की कोशिश की जाती है। इससे होगा ये कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, जो कि आपका प्रॉफिट है, वो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन चूंकि शेयर बढ़ जाएगा, कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे, लिहाजा हो सकता है कि आप वक्त से पहले अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। ठीक है, इट ऑल डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखें, सिंगल शॉप है, ठीक है, सिंगल शॉप, सिंगल शॉप है, और प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जो है, प्राइस जो है दैट इज 70 रुपीज़, 70 रुपीज़। ठीक है, और मैं बहुत इसको रियल बनाने के लिए एक प्रोडक्ट, मैंने इसका नाम लिखता हूँ, कोई कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, उसने इसको 70 का वो दे रहा है। ठीक है,
आप किसी मॉल से लेते हैं या डिस्काउंट शॉप से लेते हैं, डिस्काउंट शॉप, तो और वहाँ पर जो प्राइस होती है दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज, सेम प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब देखें नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्या डिफरेंसेस है कि एक जगह पर आपको मिल रही है 70 की, वही चीज़ दूसरी जगह पर आपको मिल रही है 60 की। क्वालिटी ये सब कुछ अपार्ट रख लें आप, द ओनली डिफरेंस इज the time in which they can achieve their desired profit। अब यहाँ पर जो बंदा है, यहाँ पर जो बंदा है सिंगल शॉप में, उसके विजिटर्स कितने हैं? विजिटर्स इक्वल टू 10, 10 लोग उसको विजिट करते हैं डेली। और यहाँ जो विजिटर्स हैं वो कितने हैं? 50। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल या 50 बीच के छोड़ दें, इट माइट बी 100। तो आप कह रहे थे कि मेडिसिन की, जिसने स्टूडेंट ने बात की है, जो भी प्रोडक्ट है, अब देखें here the visitors are 10, the price was 70, here the price is 60 but visitors are 100। now it is not about this price because we don't know about the actual cost of production of this product। ये तो हमें रिटेल प्राइस मिलती है। रिटेल प्राइस का मतलब होता है इसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें आपकी गवर्नमेंट का टैक्स है, इसमें आपकी जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट है, इसमें होलसेलर का प्रॉफिट है, पता नहीं कितने जगहों से इसके ऊपर प्राइस ऐड होकर आपको आरपी जो है वो 70 और आरपी 60 देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि हाउ मेनी विजिटर्स आर देयर 10 एंड हाउ मेनी विजिटर्स आर देयर 100। तो प्रॉफिट रिकवरी के चांसेस कहाँ पे ज्यादा हैं? इन द डिस्काउंट शॉप। डिस्काउंट शॉप पर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने का जो टारगेट है वो जल्दी मीट होगा, लिहाजा आप इनको अट्रैक्ट करते हैं एंड यू कैन अट्रैक्ट देम बाय ऑफरिंग देम अ लिटिल बिट लो प्राइस। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम किस चीज़ ने कवर किया? उन 100 बंदों ने कवर किया कि अचानक 100 बंदों ने विजिट किया और पता नहीं कितनों ने इस चीज़ को खरीद भी लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको 70 का दे रहे हैं तो यहाँ पे विजिटर्स कम है, लिहाजा अगेन कम प्राइस वाले में फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा है और यहाँ पर चीज़ सप्लाई करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने में। सो प्राइस स्ट्रेटजी ये है कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन देयर इज इलास्टिक मार्केट, इलास्टिक मार्केट का मतलब होता है व्हेन पीपल आर प्राइस कॉशियस, देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट इफ चेंज इन द प्राइस, जब आप प्राइस को चेंज करते हैं, इट विल कॉज अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं कि आप प्राइसेस को मामूली सा कम रखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इसका डिमांड पे उल्टा असर होगा और डिमांड जो है वो बढ़ेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोर इलास्टिक डिमांड, डिमांड की जो इंक्रीजिंग है दैट इज मोर देन द डिक्रीज इन द प्राइस। सो this type of market is called elastic market। ठीक है जी। लेकिन सर ये सिर्फ प्राइस डिमांड जो है उसकी सिर्फ प्राइस पे तो डिपेंड नहीं करता सर, उसकी और भी काफी जो है चीजें हैं उस पर डिपेंड करना। ओके जी। एनीबडी इन द क्लास जो कि मुझे लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट मुझे बता दे। जी, कोई बंदा मुझे लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट बता दे। ये क्वेश्चन अभी किसने किया मुझे? दोबारा प्लीज मुझे दोबारा पूछिएगा। योर गुड नेम? सर मैं ये कह सर ये नहीं, आपका रबील नाम अहमद। क्या है?
राबील राबील, अहमद। ओके जी। राबील सर। राबील, राबील जी। राबील पूछ रहे हैं कि यहाँ पर तो बाकी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं डिमांड को, सिर्फ प्राइस तो नहीं करती। सो एनीबडी जो कि मुझे लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी स्टेटमेंट बताए। Yes, sir. जी बताइए। Sir, law of demand states that it can be inverse. It is a inverse relationship between the quantity demanded and price of product. Other factors remain same. ओके जी, कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ, अदर थिंग रिमेनिंग सेम? ये सर यही कि जी जी बोले। सर यही कि इनका आपस में जो रिलेशन है ये तब कायम रहेगा जब बाकी चीजों को सेम करेंगे हम, सेम सारे का फैक्टर्स मतलब को सब कांस्टेंट कर देंगे, मतलब उनको इग्नोर करेंगे हम इग्नोर करेंगे। अगर वो। जी जी, तो फिर आपको जवाब मिला अपने जी सवाल सर, का? मिल गया देखिए, सर। ये तो मैंने पहले दिन आपको क्लियर कर दिया था कि द गुड इज नॉर्मल। क्या हमने कहा था? द गुड इज नॉर्मल। आप एक लॉ को सारी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हम जब सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का जब टॉपिक शुरू करते हैं तो हमारे पास ये एजम्पशन होती है कि गुड इज नॉर्मल, मीन्स the relationship of that product will be according to the prices. Other related factors are for the time being set aside. For the time being का मतलब है कि हम ये नहीं कहते कि बाकी फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिव नहीं है या एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वो कुछ वक्त के लिए हम उसको इग्नोर करते हैं और फिर हम प्राइस के साथ इसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। अगर आपने प्राइस के साथ साथ अदर फैक्टर को भी शामिल किया, देन द गुड विल नॉट बी अ नॉर्मल गुड, इट विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ गुड, जिसमें आपकी इंफीरियर गुड, सुपीरियर गुड, गिवन गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, लॉट ऑफ अदर टाइप्स। हम उन तमाम को फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सही समझ है। आ रही है? ऐसा नहीं है ये सर। कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि क्वालिटी भी आपको प्रोडक्ट को जो है ना वो इफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर भी कर रहा है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वी नो। जी बट फॉर द टाइम यस बीइंग सर। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन एनालाइजर कि वो एक ही वक्त पर उन तमाम फैक्टर को अपनी स्टडी में शामिल करें। सही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मैं जब प्राइस की बात करता हूँ, आप क्वालिटी की बात करते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। हम जब क्वालिटी की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, फिर लोकेशन हमने इंक्लूड नहीं की होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। फिर एक बंदा है वो प्राइस भी इंक्लूड करता है, वो आपकी क्वालिटी भी इंक्लूड करता है, वो लोकेलिटी भी इंक्लूड करता है। एक बंदा आएगा कहे कि जी उसमें तो जेंडर आपने इंक्लूड नहीं किया, तो जेंडर बायसनेस भी इसमें शामिल है, तो फिर अगेन वहाँ पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। सो इन यस सर। डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं, एंड प्लीज रीड द एजम्पशन ऑफ द लॉ। उसमें हमने क्या क्या कहा हुआ है, हम उन एजम्पशंस को लेकर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है क्लियर? यस सर। ओके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन विजिबल है आपको, आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस इसके बाद थर्ड जो है ना, थर्ड दैट इज द लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लेस इलास्टिक डिमांड क्या है? अगेन द सेम डेफिनेशन, a type of demand, yeah, a demand is said to be less elastic if excuse me,